नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। जिले में मिले 11 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज, एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 61। फिल्मी कलाकार सुशांत सिंह की मौत के मामले में जांच टीम में शामिल रहेंगे बालाघाट निवासी आईपीएस अधिकारी। एनजीटी की शरण में पहुंचा डेंजर रोड का मामला, 3 सितंबर को जिले के अधिकारियों को पहुंचने के आदेश। नगरपालिका बालाघाट के 3 वार्डों में होगा पुनः आरक्षण, आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने जारी किया पत्र। अब खबरें विस्तार से। बालाघाट नगरपालिका के 3 वार्डों के फिर से आरक्षण की प्रक्रिया पुनः करवाई जाएगी। यह आदेश निकुंज कुमार श्रीवास्तव, आयुक्त संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा पत्र जारी किया गया है। पत्र के अनुसार नगरपालिका बालाघाट के 33 वार्डों में से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किए गए 3 वार्डों पर पुनर्विचार करने का उल्लेख किया गया है। हालांकि पत्र में इन 3 वार्डों का क्रमांक नहीं लिखा गया है, लेकिन जानकारी यही मिल रही है कि शहर के भीतर यहां 3 वार्ड क्रमांक 13, 14 और 29 है जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किए गए हैं। इन्हीं 3 वार्डों में पुनः आरक्षण की प्रक्रिया के लिए पत्र भोपाल से भेजा गया है। कोरोना संक्रमण महामारी की वजह से बस और ट्रेनें बंद कर दी गई। इसका प्रभाव जिला मुख्यालय की 2 सैकड़ा से अधिक ऑटो चालकों पर बुरी तरह पड़ा है। ऑटो चालक बताते हैं कि बसों से लोग आते थे तो उनके गंतव्य स्थान तक ऑटो चालक ही उन्हें छोड़ते थे। यही हाल ट्रेन से आने वालों का ही था, लेकिन दोनों ही परिवहन के साधन बंद कर दिए गए। अब बमुश्किल उन्हें सवारी मिल पाती है। जैसे तैसे परिवार का खर्चा चल रहा है। सवारियाँ नहीं है, कहीं खड़े ना तो सुबह से खड़ा होंगे 12:30 बजे। अच्छा, तो क्या कारण है इसका? मेन धंधा बसें ट्रेनें चालू हो तो जब तो अच्छा, मतलब आना जाना होगा, लोग निकलेंगे। हाँ, तो इससे मोटरसाइकिल से निकलते अपने साधन से। इससे आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो कैसे मैनेज कर रहे हो फिर अभी? तो चल रहा है जैसे भी। अच्छा, तो ऐसे अपने शहर में ऐसे कितने ऑटो वाले आपके भाई लोग होंगे जो परेशान है इस चीज़ से? सभी लोग हैं, 2000 ऑटो वाले सभी परेशान। बहुत बेकार चल रहा है, क्योंकि बस और ट्रेन के अलावा तो हमारा कोई धंधा है ही नहीं। इसी के आधार पर धंधा है हमारा। और बालाघाट शहर इतना बड़ा है ही नहीं जो पब्लिक रोड के शहर के अंदर पब्लिक निकले और उसको हम ले आए ले जाए। बस और ट्रेन के अलावा कोई जरिया ही नहीं है हमारा पास। बस यही है, घर से उठ के आओ, खाली हाथ घर जाओ, 30, 40, 50 रुपये दिन भर में कमाते जाते हैं घर। शासन प्रशासन से तो एक ही अपेक्षा है कि जल्द से जल्द बस और ट्रेन चालू हो जाए ताकि हमारी रूटीन जो है बन जाए। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक नई घोषणा की, जिसके बाद इस घोषणा पर राजनीति और कई सवाल खड़े होना शुरू हो गए। घोषणा यह कि अब सरकारी नौकरियों में केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही स्थान मिलेगा। मतलब साफ है कि अगर आप प्रदेश के बाहर के हैं तो आपको मध्य प्रदेश के भीतर नौकरी नहीं मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता इसे प्रदेश शासन की अच्छी पहल बता रहे हैं। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जी पूरे प्रदेश के युवाओं के लिए गौरव का विषय है, गौरव की बात है। आपने 18 महीने पहले देखा है कि एक कलंकनाथ सरकार इस मध्य प्रदेश में आई थी जिन्होंने बेरोजगारी भत्ता देने का तक वादा करी थी, जिन्होंने वादा नहीं निभाया। और पुनः जब भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री ने अपनी गद्दी संभाली और सबसे सर्वप्रथम युवाओं को रोजगार देने की बात कहते हुए जो गद्दी संभाली थी, उसी का अवसर लाभ लेते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने सर्वप्रथम यह निर्णय लिया कि प्रदेश के युवाओं को ही प्रदेश में अवसर दिया जाएगा सरकारी नौकरियों में। यह बड़ा गौरवान्वित गौरव की बात है हमारे लिए, सब प्रदेश के युवाओं के लिए। मैं बालाघाट जिले से समस्त युवाओं को धन्यवाद देता हूं। इस पूरे प्रकरण पर कांग्रेस पार्टी के समर्थक और नेता यही सवाल खड़ा करते हैं कि जब चुनाव आया तब उन्हें युवाओं की याद आई है। क्या माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जो फैसला ले रहे हैं कन्या विवाह के 51,000 रुपये, मेरा ये मानना है कि जो हमारी बहनें जिनकी शादियां होती है 2006 में वही पैसा 15,000, 2006 के बाद इन्होंने
उसको 25,000 किया। माननीय हमारे कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रहे 15 महीने, उनने उसको किया 51,000। तो मेरा ये मानना है कि जो 51,000 है वो 51,000 ही रहे। हमारी बहनों को, जो गरीब बहनें हैं, उनकी शादियाँ होती तो कई खर्चे आते हैं, उसमें उनको काम आता है। तो हमको ये लगता है कि 51,000 रुपये ही रहना चाहिए। यदि 51,000 रुपये नहीं रहा तो हम सड़क पे उतर कर के उसका विरोध करेंगे। ये जो इनकी जो भी हमारे माननीय कमलनाथ जी ने जो योजनाएं चलाई थी और जो युवाओं को जो सम्मान देने का काम उन्होंने करा था, और कन्या योजना का भी जो राशि उन्हें 51,000 रुपये करी थी, उन्होंने 28,000 रुपये कर दिया है। ये बिल्कुल गलत है। और जो नौकरियां, जो बेरोजगारी जो दर बदर बहुत ज़्यादा जो कोरोना महामारी के बीच में जो बढ़ रही है, हम इसका बहुत युवाओं के द्वारा बहुत आक्रोश है और हम इस मामले के लिए आंदोलन भी करेंगे। कोरोना को लेके चलते हुए जो है ये आंदोलन नहीं हो पा रहा है आज। इस पूरे प्रकरण पर जिले के युवा कहते हैं कि कांग्रेस के पास पैसा ही नहीं है तो युवाओं को नौकरी कैसे देगी। तो फिर सवाल ही खड़ा नहीं होता कि मूल निवासियों को नौकरी दी जाएगी। चुनाव आ रहे तो हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जैसे चुनाव में एक वादा किया है जो हमेशा से करते आ रहे हैं, उन्होंने नया वादा किया कि मूल निवासियों को मिलेगा। मैं बोलना आपसे ये चाहूँगा आपके माध्यम से, जब नौकरियाँ ही नहीं है तो आप मूल निवासियों को देंगे कहाँ से। आप मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के छात्रों को नौकरी मिलेगी, लेकिन भैया जब आपके पास में नौकरी नहीं है, आपके पास में पैसा ही नहीं है, तो आप नौकरियाँ कैसे देंगे मूल निवासियों को। कितने बेरोजगार होंगे? मेरे ख्याल से देखिए, मध्य प्रदेश की जनसंख्या 7.5 करोड़, तो उसमें 4.5 करोड़ तो महिलाएं हैं और 4.5 करोड़ पुरुष, तो मेरे ख्याल से 3 से 3.5 या 4 करोड़ बेरोजगार युवा होंगे। तब भी 3 करोड़ ले लीजिए आप। क्या लगता है जैसे जिस तरीके से घोषणा की मुख्यमंत्री? देखिए भैया, ये तो एक सिंपल सा वो है कि ये चुनाव आ रहे हैं 27 सीट में, तो भाजपा को लीड करना है। तो भाजपा जैसे पहले से चुनावी वादे कर रहे हैं, आपको पता ही होगा व्यापम घोटाला हुआ था, उस टाइम भी भाजपा थी, इस बार भी फिर से भाजपा ने अपना नया वादा करी है। तो एक जनता के बीच में एक रोष आ रहा है कि आप चुनाव के वक्त ही ऐसी घोषणा क्यों करती है जब पूरे ही नहीं कर पाते आप। रामपाली थाना के अंतर्गत ग्राम पंचायत सिंगोड़ी निवासी 3 वर्षीय लड़की आयशा चचा ने की 20 अगस्त को पानी से भरे गड्ढे में गिरने से और डूबने से मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब लड़की घर से खेलते हुए बाहर निकली थी और खेल रही थी। 20 अगस्त की दोपहर 2 बजे नेमेंद्र चचा ने की 3 वर्षीय लड़की आयशा चचा ने घर में खेलते खेलते घर के बाहर निकल गई और घर वाले समझे कि बाहर खेल रही होगी, जिसके बाद बरसात होने पर लड़की को बाहर से अंदर लाने के लिए देखने गए तो वह सामने नहीं थी, जो बहुत देर तक घर वापस नहीं आई। तो घर के लोगों ने आस पड़ोस व मोहल्ले में पतासाजी की, फिर भी पता नहीं चला। तो 4 बजे लड़की के पिता नेमेंद्र चचा ने को बच्ची के गुम होने की सूचना दी। रात 9 बजे टॉर्च के उजाले में पानी के गड्ढे में कपड़ा नजर आया, जिस पर घर के सदस्यों ने बांस पानी में डालकर देखा तो वह कपड़ा नहीं, 3 वर्षीय आयशा थी। भरवेली माइल कॉलोनी में एक माइंस कर्मचारी ने अपने क्वार्टर में फांसी लगा ली, जिससे उसकी मौत हो गई। इस व्यक्ति ने पत्नी को डराने के चक्कर में फांसी लगाई थी, किंतु गले में फंदा कस गया और उसकी मौत हो गई। मृतक विजय पिता फागू आर 32 वर्ष की लाश उसके क्वार्टर से बरामद की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 20 अगस्त की रात्रि में विजय शराब पीकर घर आया। विजय आर के शराब पीकर घर आने के पर उसकी पत्नी नाराज हुई थी और उससे बोली कि तुम फिर शराब पीकर घर आ गए हो, जिसके बाद विजय को उसकी पत्नी ने खाना दी। खाना खाने के बाद विजय ने पत्नी से बोला कि तुम लोग मुझ पर चिल्लाते रहते हो तो मैं फांसी लगा लूंगा। तभी विजय ने अपनी पत्नी को डराने के लिए कमरे के पंखे में दुपट्टा बांधकर फांसी लगा ली। समनापुर परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कन्हारी में घोरपड़ का शिकार कर शिकार के आरोप में वन विभाग के द्वारा 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उगवा के एसडीओ डीएल भगत ने बताया कि आरोपियों के द्वारा कुत्ते की मदद से घोरपड़ का शिकार किया गया था। इसकी सूचना उन्हें मुखबिर के माध्यम से मिली। छापामार कार्रवाई के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कल रात दिनांक 20/8/2020 के साय में हमारी जो फील्ड स्टाफ है गश्ती के दौरान गश्ती कर रहे थे, तो उनको सूचना मिली कि ग्राम कन्हारी के लोगों ने शाम को उससे लगी हुई वन क्षेत्र 1257 में कुत्तों से हाका करा के घोरपड़ या वो भी बोलते हैं, अंग्रेजी में मॉनिटर लिजार्ड है, उसका शिकार करके मांस काटने के बाद आपस में बांटने के बाद अपने घरों में ले जाके पका रहे थे, जिसकी सूचना हमारी गश्ती दल को मिली। मौके में जाके पकाते हुए या पका हुआ मांस को जब्त किए हैं और इस प्रकरण में
मौके पर 5 लोगों को जो ग्राम कन्हारी के हैं उनको हिरासत में ली है, पूछताछ कर रहे हैं और उन्हीं की पूछताछ के दौरान 2 आरोपी और हैं जो फरार हैं, जिनके अभी कार्रवाई जारी है, पकड़ने की कार्रवाई जारी है। और भारतीय वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2 सबसेक्शन 16, 9, 39, 50 एवं 51 के तहत प्रकरण दर्ज करके विवेचना जारी है। बैयर थाना के अंतर्गत ग्राम रजमा के समीप नदी में एक वृद्ध की बहने से मौत हो गई। मृतक वृद्ध मंगल सिंह पिता टिरकू आर्मो 62 वर्ष ग्राम रजमा का निवासी है, जिसकी लाश ग्राम की समीप नदी से बरामद की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 19 अगस्त को मंगल सिंह नारबो त्योहार पर अपने ग्राम समीप नदी के उस पार टोला गया था, किंतु शाम को मंगल सिंह घर नहीं आया। परिजनों ने मंगल सिंह की खोजबीन की, किंतु वहां नहीं मिला। 20 अगस्त को ग्राम के समीप नदी किनारे खेल रहे बच्चों ने अपने गांव के पंडा मंगल सिंह की लाश देखी और उसके परिजनों को बताया। जिला चिकित्सालय बालाघाट की ट्रूनाट लैब एवं आईसीएमआर लैब जबलपुर से 20 अगस्त 2020 को देर रात में प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 11 और मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस प्रकार जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 61 हो गई। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 3 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें 20 अगस्त को डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि 20 अगस्त को जिन मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उनमें से एक मरीज 40 वर्षीय पुरुष एवं एक मरीज 27 वर्षीय युवक है। यहां दोनों मरीज बिरसा तहसील के भीमजोरी के हैं और नेपाल से कार के द्वारा वापस आए। एक मरीज लालबरा तहसील के ग्राम कनकी का 36 वर्षीय पुरुष है, जो 13 अगस्त को चेन्नई से नागपुर होते हुए वापस आया है। 3 मरीज मोती विहार कॉलोनी बालाघाट के हैं, जो 12 अगस्त को हैदराबाद से वापस बालाघाट आए हैं। 2 मरीज लांजी तहसील के ग्राम खजरी के 21 एवं 19 वर्षीय युवक है, जो 17 अगस्त को हैदराबाद से वापस आए। एक मरीज लांजी तहसील के ग्राम बोथली का है, जो 17 अगस्त को नागपुर से आया है। एक मरीज वारासिवनी तहसील के ग्राम पिपरिया का 31 वर्षीय पुरुष है, जो पूर्व में कोरोना पॉजिटिव आए मरीज के संपर्क में आया था। एक मरीज लालबरा की 55 वर्षीय महिला है, जो 5 अगस्त को काठी बिरसोला से आई है। इन सभी 11 मरीजों को उपचार के लिए आईटीआई के पीछे बूढ़ी बालाघाट में बनाए गए कोविड अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 233 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 168 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 61 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। 3 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 1 मरीज की मृत्यु हो गई है। 11 मरीज हमको जो हमारे 2 दिन से रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी, तो परसों की जो रिपोर्ट थी उसमें 6 पॉजिटिव मिले और कल के 5 पॉजिटिव मिलाकर के कुल 11 मरीज मिले हैं, जिसमें कि 4 मरीज बालाघाट के हैं, 1 मरीज कनकी का है और 2 मरीज बिरसा के हैं और 3 मरीज लांजी ब्लॉक के हैं और 1 मरीज जो है ये वारासिवनी ब्लॉक का है। इस तरीके से कुल 11 मरीज। सर ये सभी कहीं बाहर से आए थे क्या? कोई हाँ, सभी मरीज, सभी लोगों की जो है ट्रेवल हिस्ट्री है जो कि बाहर से आए। आपको बता दें कि शहर के वार्ड नंबर 22 निवासी एक महिला के पॉजिटिव आने के बाद नगर पालिका और जिला प्रशासन की टीम ने उनके घर को सील भी कर दिया है। देश का सबसे हाई प्रोफाइल मामला सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है। इस जांच का नाता अब सीधे बालाघाट से भी जुड़ गया है। चलिए आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। मूलतः बालाघाट शहर के शरेका निवासी वर्ष 2005 बैच के आईपीएस अधिकारी सुवेज हक इस जांच टीम में शामिल है। निश्चित ही यह खबर जिले वासियों के लिए बेहद ही गौरवान्वित करने वाली है, क्योंकि बालाघाट निवासी आईपीएस अधिकारी देश के सबसे हाई प्रोफाइल मामले की जांच की अधिकारियों की टीम में शामिल है। आईपीएस अधिकारी सुवेज हक के मामा बताते हैं कि सुवेज ने महाराष्ट्र कैडर में आईपीएस अधिकारी के रूप में गोंदिया, चंद्रपुर और गढ़चिरौली पुलिस अधीक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। बेहद ईमानदार छवि के आईपीएस अधिकारी उन्हीं की वजह से बहुत जल्द ही बहुत अधिक लोकप्रिय हो चुके थे। गढ़चिरौली जैसे नक्सल प्रभावित जिले में सफलतापूर्वक चुनाव संपन्न कराने के लिए उन्हें राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने सम्मानित भी किया था, जिसके बाद से उन्हें सीबीआई में डेपुटेशन पर भेज दिया गया। देखिए, वो शुरू से जब से वो बचपन से यहाँ विवेक ज्योति ज्ञानपीठ स्कूल में उसने शिक्षा हासिल किया और पढ़ाई में काफ़ी तेज़ था वो।
और एकदम डिसिप्लिन रहता था बचपन से ही। किसी भी प्रकार का मतलब मनोरंजन का समय या पढ़ाई का समय उसका एक निश्चित होता था। उस पीरियड में वो ये सारे काम करता था, क्योंकि मेरी बड़ी बहन का बच्चा है वो, और शुरू से ही वो काफ़ी ईमानदार छवि का बच्चा रहा है। और उसके बाद जब वो IPS में सिलेक्ट होके गया तो उसकी पोस्टिंग गोंदिया हुई। गोंदिया के बाद में चंद्रपुर हुई, गढ़चिरौली हुई। गढ़चिरौली में उसने बड़ी सफलतापूर्वक जो है वहाँ, चूँकि आप जैसा जानते हैं कि नक्सलाइट एरिया था वो, तो बड़ी सफलतापूर्वक उसने वहाँ के निर्वाचन का कार्य करवाया। तो उसके लिए वो राष्ट्रपति अवॉर्डेड भी हुआ। कलाम साहब ने उन्हें अवार्ड दिया था। और उसके बाद वो मुंबई गया। मुंबई जाने के बाद में वो उसको CBI में ले लिया गया और आज वो इतना हाई प्रोफाइल के जो है उसको वो डील कर रहा है। हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं अपने ज़िले के लिए भी, अपने परिवार के लिए भी। सुवेज हक बेहद ही ईमानदार अधिकारी है। उनका यह गुण बचपन से ही था। उनकी मामा अतीक खान बताते हैं कि शुरू से ही टाइम टेबल के अनुसार काम करना, अपने काम में ईमानदार रहना उनकी कार्यशैली में शामिल था। नतीजा IPS अधिकारी बने और आज देश के सबसे हाई प्रोफाइल मामले की जांच में शामिल है। सुवेज हक को शुरू से ही किताबें पढ़ने का बड़ा शौक़ रहा। उनका एक बड़ा भाई है शुएल हक, उसकी भी शिक्षा यहीं से हुई, विवेक ज्योति ज्ञानपीठ बालाघाट से। और उनकी एक सिस्टर है जिसकी मैरिज हो गई, वो दुर्ग में है। हमारे बहनोई साहब जो थे महबूब हक साहब, वो इरिगेशन में SDO रिटायर हुए यहीं बालाघाट से। और आपको एक बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरी सिस्टर की जब शादी हुई तो वो यहाँ से मैरिज होके बगदरा गई थी। यहाँ कोसमी से आगे बगदरा करके एक ग्राम है, और वहाँ उस समय में लाइट वगैरह नहीं हुआ करता था। तो हमारे ये जो भांजे थे या बच्चे थे, इन्होंने मोमबत्ती या जो चिमनी होती है उसमें पढ़ाई की। और उसके बाद कुछ सालों के बाद फिर यहाँ कोसमी में आके उन्होंने घर बना लिया सरेखा में। और फिर सुएज की पढ़ाई लिखाई चलती रही यहाँ पर। उसको जो है विवेक ज्योति ज्ञानपीठ में जो उसने पढ़ाई किया उसको बहुत फ़ायदा मिला। वहाँ के टीचर भी और वहाँ की जो प्राचार्य महोदय थी लता एलकर जी, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि बहुत अच्छी शिक्षा दीक्षा उन्होंने। किसी ने सच ही कहा है कि सफलता जरूरतों और सुविधाओं की मोहताज नहीं होती। यही बात वर्तमान में देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी CBI में अपनी सेवाएं दे रहे सुवेज हक के ऊपर भी सटीक बैठती है। शुरुआती दिनों में घर पर ही लाइट नहीं होने की वजह से DA में पढ़ाई की है। क्या कुछ बताया इसने? देखिए, हम अभी उसको सिर्फ शुभकामनाएं ही प्रेषित कर रहे हैं, क्योंकि वो इतना बिजी है अभी कि वो फैमिली के कोई फ़ोन उठा नहीं रहा है। क्योंकि वो एक हाई प्रोफाइल केस में इन्वॉल्व है, तो हम भी उसको ज़्यादा डिस्टर्ब करना नहीं चाहते हैं, ताकि वो अपने काम पे पूरा ध्यान माइंड कंसंट्रेट करे। और हमने अपनी शुभकामनाएं व्हाट्सएप के जरिए उसको भेजा है। उसके लिए उसने हम लोगों को थैंक्स बोला है। लेकिन सही मायने में जो है उससे अभी हमारी कोई बात हो ही नहीं पाई है। और ना मेरे को लगता नहीं कि आने वाले 1-1.5 महीने तक वो हम लोगों का फ़ोन भी रिसीव करेगा, क्योंकि वो अपने काम के प्रति इतना ईमानदार है कि फैमिली बाद में, कर्तव्य पहले उसके लिए। निश्चित ही फिल्मी कलाकार सुशांत सिंह की मौत की गुत्थी सुलझाने में CBI पूरी तरह से सफल होगी। बालाघाट के साथ ही देश के हर एक व्यक्ति को यही उम्मीद है। जिले के लिए बेहद ही चर्चित बन चुके गर्रा जागपुर घाट डेंजर रोड का मामला अब NGT की शरण में जा चुका है। शहर के बूढ़ी वार्ड स्थित निवासी द्वारकानाथ चौधरी ने इस मामले में NGT में शिकायत दर्ज करवाई और अपना पक्ष रखा, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे वैनगंगा नदी के किनारे पेड़ों की कटाई की जाएगी और सड़क डूब क्षेत्र में होने की वजह से किसी काम की नहीं आएगी, जिस कारण पैसा भी खर्च होगा और पर्यावरण भी प्रभावित होगा। इस मामले में NGT के द्वारा जिले के जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब तलब भी किया गया है और 3 सितंबर 2020 को उपस्थित होने को कहा गया है। ये जो अपने यहाँ बाईपास डेंजर रोड के बाईपास के रूप में इसको विकसित करने का जो प्रशासन द्वारा निर्णय लिया गया है, इसमें बहुत बड़ी संख्या में वृक्षों की कटाई होगी, क्योंकि नदी से लगी हुई सड़क है तो मृदा कटाव होने के कारण जो है वो सड़क कुछ समय बाद किसी उपयोग की नहीं रह पाएगी। जैसे इसके पहले भी डामरीकरण हुआ उसका, तो तकनीकी रूप से जो है वो सड़क उपयोग में नहीं आ सकती। और जो बृहद स्तर पर वहाँ पे वृक्षों की जो कटाई होगी, क्योंकि जो 15 सेंटीमीटर से ऊपर के जो वृक्षों को चिन्हित किया गया है उसकी संख्या पहले 752 थी, बाद में 452 की गई। लेकिन जो 15 सेंटीमीटर से नीचे के वृक्ष कटेंगे वो बहुत बड़ी मात्रा में कटेंगे।
और वैसे भी बालाघाट विकास योजना 2020 जो पहले से सैंक्शनड है उसमें बाईपास सड़क ऑलरेडी प्रस्तावित है, जो कि भटेरा बूढ़ी होकर बैहर रोड क्रॉस करके गोंदिया रोड पे निकलेगी। तो जब वो सड़क पहले से स्वीकृत है, प्रस्तावित है, तो उसी पे बाईपास सड़क बनना चाहिए। तो इस मामले को लेकर मेरे द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में याचिका दायर की गई थी, जिस पे 19/8 को माननीय न्यायालय द्वारा। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।